नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ में हमने लास्ट वीडियो में जसवंत सिंह तक देख लिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हो जाती है। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं होता। उनकी दो रानियां गर्भवती रहती है और उनसे एक एक पुत्र का जन्म होता है, अजीत सिंह और दलथम्मन। दोस्तों, 1678 से लेकर 1707 तक मारवाड़ को दूसरी बार खालसा घोषित किया गया। उससे पहले अकबर के समय 1681 से 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ खालसा था। इस समय औरंगजेब ने खालसा घोषित किया है। दोस्तों, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जसवंत सिंह के मारवाड़ में कार्य और उनका उत्तराधिकार में योगदान। उत्तराधिकार में हमने 3 युद्ध पढ़े, धर्मत, सामोगढ़ और दोराई। इसमें जसवंत सिंह का जो रोल मिलता है वो पढ़ा। उसके बाद हमने दोस्तों उनकी पत्नियों के द्वारा जो तालाब और बाग लगवाए गए उनके बारे में पढ़ा। दोस्तों, यहाँ तक हमने जसवंत सिंह के बारे में जाना। उसके बाद में 1678 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके उसके बाद में दो पुत्र होते हैं, अजीत सिंह और दलथम्मन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ में इतिहास, मारवाड़ में योगदान और अजीत सिंह को, जो जसवंत सिंह के पुत्र हैं, उनको राजा बनाने तक की कहानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ कौन थे, क्या थे, ये जानना पहले ज़रूरी है और उनको इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिए हैं वो भी जानते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। ये दोस्तों जो हैं, ये जसवंत सिंह जो हैं राजा, जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके प्रधानमंत्री हैं या फिर उनके मंत्री हैं आस्करण। उन आस्करण के जो हैं पुत्र हैं वीर दुर्गादास राठौड़। तो इनके पिता हो गए आस्करण, पिता आस्करण। दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था सालवा कला गांव, जोधपुर में। इनका जन्म होता है 1638 में होता है दोस्तों। और ये गांव है सालवा कला गांव, सालवा कला गांव, और ये है जोधपुर में। दोस्तों, यहाँ इनका जन्म होता है। और दोस्तों इनका जो बचपन बीतता है वो बीतता है लूणवा गांव में। तो दोस्तों, ये वीर दुर्गादास राठौड़ हैं। अब इनके बारे में इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम हैं। इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम रखे, कहने का मतलब इनको अलग अलग उपाधियाँ दी है। जैसे मारवाड़ का उद्धारक। तो इनके लिए अलग अलग जो नाम है वो देखते हैं पहले। इनको मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक। दोस्तों, इनको कहा गया है राठौड़ों का यूसीलेस। दोस्तों, ये जो राठौड़ों का यूसीलेस कहा गया है, ये दोस्तों टोड ने कहा है, कर्नल टोड ने इनको ये कहा है। और दोस्तों, इनको कहा गया है मारवाड़ का गेरिबाल्डी। अब दोस्तों, गेरिबाल्डी कौन है? तो इटली का जब एकीकरण होता है दोस्तों, इटली है उसका एकीकरण होता है, तो गेरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसी प्रकार जो दुर्गादास है, उन्होंने अजीत सिंह को राजा बनवाने के लिए जो 30 वर्ष तक संघर्ष किया था, 1678 से लेकर 1707 तक, तो उसके लिए जो संघर्ष किया था, इसलिए इनको मारवाड़ का गेरिबाल्डी कहा गया। और दोस्तों, इनके लिए जो अंतिम जो है वो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती, ये दोस्तों उपमाएं दी गई है वीर दुर्गादास राठौड़ को। अब वीर दुर्गादास राठौड़ का क्या योगदान मिलता है मारवाड़ के इतिहास में? दोस्तों, जब अभी हमने जसवंत सिंह फर्स्ट पढ़ा था, तब उसमें पढ़ा था कि 1678 में जब उनकी मृत्यु होती है तब उनके कोई पुत्र पैदा हुआ नहीं होता। तो 1678 में जब उनकी मृत्यु के बाद में जब पुत्र पैदा होते हैं, तब दुर्गादास राठौड़ उनको मारवाड़ लेके आते हैं, उन रानियों को और उनके पुत्रों को, दलथम्मन और अजीत सिंह। तो उस समय औरंगजेब दिल्ली का शासक है और औरंगजेब उनको, जब मारवाड़ के राजा मुगलों के अधीन है, तो औरंगजेब ने उनको ये कहलवाया कि दुर्गादास राठौड़ को कि तुम है ना उनको दिल्ली लेके आओ, मैं उनका राज्याभिषेक करूंगा। दोस्तों, ये बात दुर्गादास राठौड़ को लगी तो वो चले गए उनको लेके। और औरंगजेब ने वहाँ एक रतन सिंह की हवेली है, रतन सिंह की हवेली में अजीत सिंह को और दलथम्मन को कैद कर दिया, रतन सिंह की हवेली में। अब दोस्तों हुआ क्या, दलथम्मन तो उसमें मारा गया और दोस्तों बचा कौन? अजीत सिंह। अब अजीत सिंह को रतन सिंह की हवेली से कैद से छुड़ाना और उनको राजा बनाना तक का काम दुर्गादास राठौड़ का है। अब दोस्तों,
एक तो दुर्गादास राठौड़, और दोस्तों एक है जो हैं वो मुकुंदास खींची, मुकुंदास खींची, और दोस्तों एक मिलती है गोरादाई। ये तीनों ने एक योजना बनाई और अजीत सिंह को बाहर निकाला रतन सिंह की हवेली से। ये सपेरे के वेश में जाते हैं हवेली में और अजीत सिंह को सपेरी सांप वाली टोकरी में बैठा के ले आते हैं, और गोरादाई अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रख देती है। और दोस्तों दुर्गादास उनको लेकर बाद में दिल्ली से आ जाते हैं कालिंद्री गांव, और ये कालिंद्री गांव पड़ता है दोस्तों सिरोही में, और सिरोही में आ जाते हैं। वहाँ पे एक ब्राह्मण मिलता है, उस ब्राह्मण का नाम मिलता है दोस्तों जयदेव। उस जयदेव ब्राह्मण के घर पे रखते हैं। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ कालिंद्री से ये चले जाते हैं, उस समय मेवाड़ के महाराणा है राज सिंह इनको शरण देते हैं, और वहाँ पे इनको देते हैं केलवा की जागीर। अब दोस्तों ये यहाँ तक का मिल गया कि दुर्गादास राठौड़ इनको ले आए। अब दोस्तों 1678 से लेके 1707 तक जो दुर्गादास ने संघर्ष किया है मारवाड़ में शासक बनवाने के लिए, अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को कहते हैं 30 वर्षीय युद्ध। उसे कहते हैं 30 वर्षीय युद्ध। अब दोस्तों ये होता है 1678 से लेके 1707 तक, 1707 तक। दोस्तों वैसे 29-30 वर्ष हो ही जाते हैं पूरे, तो इनको कहा गया है 30 वर्षीय युद्ध, और ये किया है इन्होंने मुगलों के विरुद्ध, 30 वर्षीय युद्ध या संघर्ष। अब दोस्तों दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरादाई के सहयोग से ये बाहर आ गए। अब 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु, और दोस्तों औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। तब जो मेहरानगढ़ का जो किलेदार हैं वो किलेदार हैं दोस्तों तहवर खां या तेहवर खां। इस तेहवर खां को हराकर, वैसे ये सहयोग लेते हैं मेवाड़ की सेना का, तो तेहवर खां को हराकर दोस्तों शासक बनते हैं अजीत सिंह। अब दोस्तों अजीत सिंह शासक बन गए। अब शासक बन गए तो ठीक है, अब इस शासक बनने के बीच में क्या हुआ। अब दोस्तों एक राजपूताने में औरंगजेब ने नियुक्त कर रखा था अपने पुत्र को, अपना चौथा पुत्र है औरंगजेब का ये, तो उस चौथे पुत्र को नियुक्त कर रखा था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। अब दोस्तों अकबर द्वितीय है, उससे मिलते हैं दुर्गादास राठौड़, और दोस्तों दुर्गादास राठौड़ इससे मिलते हैं, साथ में मिलते हैं जय सिंह, और ये जय सिंह है दोस्तों राज सिंह के पुत्र, और ये राज सिंह मेवाड़ वाले हैं, उनके पुत्र जय सिंह और अजीत सिंह, ये तीनों इनसे मिलते हैं और इनको ये बताते हैं कि उसके पिता औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैसे करके राजा बना था, औरंगजेब ऐसा कट्टर इंसान, ऐसा सब कुछ बताते हैं। तो अकबर भी ये सोचता है कि मैं भी शासक बनूं, तो ये शासक बनने के चक्कर में, सोच में दोस्तों इनसे मिल जाता है और विद्रोह कर देता है किसका, औरंगजेब का। अब औरंगजेब का विरोध तो कर देता ही है, पर औरंगजेब वैसे भी धूर्त आदमी है पूरा, तो औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जब ये अकबर द्वितीय से मिलने आता है, या फिर उसके विरोध मिलने तो नहीं आता, उसके विरोध को दबाने के लिए आता है, तब औरंगजेब जाली पत्र लिखवाता है, और उसमें लिखवाता है कि राठौड़ों को तूने, कहने का मतलब अकबर द्वितीय ने अच्छा फंसाया है, अब हम इनको मार देंगे, ठीक है। तो ये पत्र जो हैं ये पहुंचते हैं इनके पास में, तो दोस्तों ये डर जाते हैं और ये वहाँ से निकल जाते हैं, और अकबर द्वितीय बाद में, अकबर द्वितीय को औरंगजेब छोड़ देता है, और अकबर द्वितीय पुनः मिलते हैं दुर्गादास से, और दुर्गादास उनको ले जाते हैं संभाजी के पास। संभाजी हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, वहाँ संभाजी के पास महाराष्ट्र में ले जाते हैं। और दोस्तों अकबर द्वितीय का एक पुत्र है और एक पुत्री है, उन दोनों को दोस्तों पालता है दुर्गादास। तो नाम मिलता है इनका, इसके पुत्र का नाम मिलता है बुलंद अख्तर, और दोस्तों इसकी पुत्री का नाम मिलता है सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा। दोस्तों ये दोनों भाई बहन को औरंगजेब बहुत प्यार करता था, तो दुर्गादास से जब औरंगजेब ने इसकी मांग की कि मुझे वो तो लौटा दो, अकबर द्वितीय का क्या हुआ दोस्तों, अकबर द्वितीय को संभाजी के पास ले गए, और इसके दो पुत्र हैं बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। अब इनको पालन पोषण किया दुर्गादास ने, और दुर्गादास से मांग किसने की, औरंगजेब ने इनकी मांग की, क्योंकि औरंगजेब इनसे बहुत प्यार करता था। अब दोस्तों औरंगजेब ने जब इनसे मांग की, तो दुर्गादास राठौड़ ने, एक व्यक्ति मिलते हैं ईश्वरदास नागर, और ईश्वरदास नागर के साथ इनको अकबर के दरबार, औरंगजेब के दरबार में भेज देता है। ईश्वरदास नागर
ईश्वरदास नागर के साथ औरंगजेब के दरबार में भेजता है। औरंगजेब इनसे खुश होता है दुर्गादास से और इनको 1500 का मनसब देता है और दोस्तों 1500 का इनको देता है, मनसबदार बना देता है। नहीं, 3000 का दुर्गादास को मनसबदार बना देता है और अजीत सिंह को 1500 का मनसबदार बना देता है। तो अजीत सिंह को ये बना देता है 1500 का और दोस्तों दुर्गादास को देते हैं ये 3000 का मनसब। अब दोस्तों क्या हुआ, अकबर द्वितीय का क्या हुआ, अकबर द्वितीय से यहाँ से इसके पता था कि इसके पिता इसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब विरोध दबाने आया था तो अकबर द्वितीय को दुर्गादास से मिला और संभाजी के वहाँ दरबार में पहुँच गया और अकबर द्वितीय यहाँ से फारस भाग जाता है और वहाँ वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये हो गया अकबर द्वितीय का विरोध और इनकी भूमिका, दुर्गादास की और अजीत सिंह की इनमें भूमिका। अब दोस्तों अजीत सिंह शासक बन गया 1707 में। अब 1707 में शासक बनते अजीत सिंह ने क्या किया, दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। अब ये सा क्या हुआ, माना यही कारण जाता है कि औरंगजेब ने ये जो इनको मनसब प्रदान किया था उसके चक्कर में अजीत सिंह इनसे नाराज हो गए और दुर्गादास को 1707 में जब शासक बने तब इनको राज्य से निष्कासित कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से ये निकल गए, यहाँ से निकल कर ये जाते हैं मेवाड़ और मेवाड़ में इनको दिया जाता है रामपुरा की जागीर, इनको दे दी जाती है। मेवाड़ में रामपुरा की जागीर मिलती है इनको। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, ये उसके बाद में चले जाते हैं उज्जैन और उज्जैन में 1718 में दोस्तों इनकी हो जाती है मृत्यु और उज्जैन में इनकी क्या है, छतरी। दोस्तों ये हो गया दुर्गादास तक का। अब दुर्गादास के बारे में जो था ये सब हमने जान लिया दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अजीत सिंह और अजीत सिंह का मारवाड़ में योगदान। दोस्तों ये हो गया दुर्गादास तक और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अजीत सिंह। अजीत सिंह दोस्तों, अजीत सिंह शासक बना है 1707 में। और अब अजीत सिंह मारवाड़ में क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं, तो सबसे पहले हमने यही देख लिया कि इसने दुर्गादास जैसे विश्वास भक्त को राज्य से निष्कासित कर दिया है। महाराजा अजीत सिंह दोस्तों, अजीत सिंह 1707 से लेकर 1724 तक शासन करेंगे। 1707 से लेकर 1724 तक ये शासन करेंगे। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहले दुर्गादास को निकाल दिया। अब उनकी एक पुत्री मिलती है इंद्रकुवरी। अब दोस्तों इंद्रकुवरी का विवाह करते हैं ये मुगल बादशाह उस समय है फर्रुख सियर से ये मुगल बादशाह से इनका इंद्रकुवरी का विवाह करते हैं। और दोस्तों इंद्रकुवरी है ना, जो फर्रुख सियर से विवाह क्यों करेगी, इसका कारण ये है कि फर्रुख सियर के टाइम दो हैं सैयद बंधु, ये इनके अभी तो वजीर पद पे हैं सैयद बंधु। अब दोस्तों सैयद बंधुओं ने क्या किया, मारवाड़ पे आक्रमण किया और अजीत सिंह को हरा दिया। तो अजीत सिंह ने संधि स्वीकारी और अजीत सिंह ने फर्रुख सियर से विवाह कर दिया अपनी पुत्री का इंद्रकुवरी का। अब सैयद बंधु दोस्तों, सैयद बंधु बाद में मिल जाते हैं अजीत सिंह से, ये दोनों मिल गए और अपनी बेटी का विवाह किया इंद्रकुवरी का फर्रुख सियर से। अब इन तीनों ने मिलकर अजीत सिंह को मरवा दिया, इसको फर्रुख सियर को मरवा दिया। दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुख सियर को मरवा दिया। अब दोस्तों सैयद बंधु कौन, ये दोस्तों हैं किंग मेकर। दोस्तों मुगलों में बाद में ये होगा कि है ना, ये सैयद बंधु अपनी पसंद के राजाओं को बनाएंगे शासक। तो अजीत सिंह और सैयद बंधु ने पहले मिलके इंद्रकुवरी के साथ मिलके फर्रुख सियर को मार दिया। अब दोस्तों इंद्रकुवरी वापस आ जाएगी मारवाड़ और मारवाड़ में उसे पुनः क्या बना दिया जाएगा, हिंदू, पुनः हिंदू बन गई। अब दोस्तों ये ऐसी राजकुमारी है जो मुगलों के हरम में जाने वाली अंतिम राजकुमारी है, जो मुगलों के हरम में गई अंतिम राजकुमारी। और दोस्तों यही राजकुमारी है जो मुगलों के हरम से वापस लौटी, मुगलों के हरम से पहली राजकुमारी जो वापस लौटी मुगल हरम से वापस। तो दोस्तों ये दोनों भी याद रखना जरूरी है कि अंतिम राजकुमारी कौन थी, मुगल हरम से लौटी, तो यही है इंद्रकुवरी। और एक ये भी कि अंतिम मुगल हरम से वापस आने वाली अंतिम राजकुमारी है और मुगल हरम से आने वाली पहली राजकुमारी है और मुगल हरम में जाने वाली अंतिम राजकुमारी राजपूताना की। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, अब दोस्तों इन्हीं का एक अजीत सिंह के काल में होता है देबारी समझौता। अब देबारी समझौता है दोस्तों 3 रियासतों के अंदर है ये समझौता, देबारी समझौता। दोस्तों ये देबारी समझौता है 1708 का। और दोस्तों ये 3 रियासत कौन सी है, मारवाड़, दूसरी है ढूंढाड़ और तीसरी है दोस्तों मेवाड़। अब दोस्तों ये 3 रियासतों में ये समझौता है। तो मारवाड़ में जो शासक हैं अजीत सिंह वो हैं और ढूंढाड़ में अभी शासक
बनना चाह रहे हैं जय सिंह, सवाई जय सिंह है जो, ये जय सिंह। और मेवाड़ में जो अभी शासक हैं वो हैं अमर सिंह सेकंड। अब दोस्तों ये समझौता वैसे इंपॉर्टेंट ढूंढाड़ के लिए, तो हम दोस्तों इसको ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ेंगे या फिर आमेर जयपुर का जो इतिहास बोलते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो ये यहीं पे यही जानने के लिए कि देबारी समझौते में अजीत सिंह का योगदान है, तो ये देख लेते हैं देबारी समझौते के बारे में। अब दोस्तों इन्होंने एक निर्माण कार्य में इन्होंने क्या करवाया वो देखते हैं। तो इनके निर्माण कार्य में है कि एक थंबा महल बनवाया इन्होंने मंडौर में। मंडौर में एक थंबा महल। दोस्तों राजस्थान में एक थंबा महल भी है और एक थंबिया महल भी है। तो एक थंबा महल है वो दोस्तों है मंडौर में, और दोस्तों एक थंबिया महल जो है वो याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, वो है डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये कार्य हो गए अजीत सिंह के। एक इन्होंने मेहरानगढ़ में फतेहपोल का निर्माण भी करवाया। मेहरानगढ़ में एक फतेहपोल है, उसका निर्माण भी किसने करवाया? अजीत सिंह ने। दोस्तों ये हो गया अजीत सिंह में। अब इसके बाद में अजीत सिंह के बारे में माना जाता है कि अजीत सिंह मरे तब सर्वाधिक महिलाएं सती हुई, बंदर मोर पशु पक्षी आदि अग्नि में जलकर राख हो गए, ये सब दोस्तों माना जाता है। अब दोस्तों अजीत सिंह के जो ग्रंथ मिलते हैं वो दोस्तों देख लेते हैं। अजीत सिंह के एक ग्रंथ है, अजीत सिंह का पहला ग्रंथ देखते हैं। अजीत सिंह का जो पहला ग्रंथ है वो है गुण सागर। एक है दुर्गा पाठ। एक दोस्तों एक है निर्वाण रा दोहा। इनकी रचना एक तीसरी मिलती है निर्वाण रा दोहा। दोस्तों ये तीन इनके ग्रंथ मिलते हैं और इनके निर्माण कार्य। और हमने अजीत सिंह के बारे में ये जाना कि इनकी पुत्री इंद्र कौरी थी, उनका विवाह फर्रुखशीर से किया और मिलके इन्होंने फर्रुखशीर को मार दिया। उसके बाद में उनको पुनः हिंदू बनाया गया और वह राजकुमारी अंतिम राजकुमारी थी जो मुगल हरम में गई, और पहली राजकुमारी थी जो मुगल हरम से वापस लौटी। उसके बाद में उसको हिंदी बनाया गया। और देबार समझौते में अजीत सिंह का क्या योगदान रहा दोस्तों, यहाँ तक हो गया अजीत सिंह का। अब उसके बाद में ये मरे कैसे, तो ये माना जाता है कि इनके दो पुत्र हैं, अभय सिंह और बख्त सिंह। अजीत सिंह के कौन कौन से पुत्र हैं? दो, अभय सिंह और बख्त सिंह। अब दोस्तों अभय सिंह के कहने पर, दोस्तों सुनना ध्यान से, अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह की हत्या की थी बख्त सिंह ने। अब बख्त सिंह ने अभय सिंह की हत्या की थी, अजीत सिंह की हत्या की थी। अजीत सिंह की हत्या किसने की? बख्त सिंह ने। तो इसको कहा जाता है मारवाड़ का दूसरा पितृहंता। अब दोस्तों पहला पितृहंता कौन था? तो हमने पहले आपको बताया राव मालदेव, जिसने गंगा की हत्या की थी, तो वो है मारवाड़ का पहला पितृहंता। दोस्तों ये देख लिया हमने। दो चीजें एक साथ बता देता हूँ आपको। पहला पितृहंता है मालदेव, दूसरा है पितृहंता बख्त सिंह। और इसने कहने पर किसको मारा था? अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह को मारा। दूसरी चीज मैं बता दूं, एक बार खालसा 1581 से 1583 तक रहा और दूसरा खालसा 1678 से लेकर 1707 तक रहा। दोस्तों ये याद रखने की जरूरत है। अब दोस्तों इसके बाद में शासक कौन बनते हैं? अजीत सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अभय सिंह। अब दोस्तों मारा बख्त सिंह ने, तो अभय सिंह क्या करेगा? अभय सिंह देगा बख्त सिंह को, अभय सिंह साहब देंगे बख्त सिंह को नागौर की जागीर। दोस्तों अभय सिंह शासक बनेंगे 1724 तक, और 1724 से लेके ये शासक बनेंगे 1749 तक। दोस्तों इन्होंने पहला काम कर दिया, बख्त सिंह को क्या दे दी? नागौर की जागीर। किसको दे दी? बख्त सिंह को। तो नागौर की जागीर इन्होंने दी है बख्त सिंह को। और दोस्तों इन्होंने क्या किया? ये वही अभय सिंह है, इनके काल में होगा खेजड़ली हत्याकांड। दोस्तों क्या हुआ कि जो मेहरानगढ़ था वहाँ पड़ी ईंधन की जरूरत, तो इनका एक सेनापति मिलता है, वो मिलता है गिरधर दास। तो गिरधर सिंह, जो गिरधर सिंह इनका मिलता है सेनापति, इनका एक सेनापति मिलता है गिरधर सिंह। ये गिरधर सिंह जाता है और आसपास में जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं उनको काटने का ऑर्डर देता है। तो विश्नोई संप्रदाय होता है दोस्तों, वो हिरण और खेजड़ी, वैसे तो वो सारे ही पर्यावरण से संबंधित, सारे ही पेड़ पौधों जीव जंतुओं से सहानुभूति रखते हैं दोस्तों, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय दोस्तों धन्य संप्रदाय है जो अभी भी ऐसा कार्य कर रहा है। दोस्तों वो संप्रदाय उस समय भी हावी रहा, क्या करने के लिए? कि पेड़ काटने के लिए मना कर दिया गिरधर सिंह को।
तो गिरधर सिंह ने ऑर्डर दिया कि जो जो पेड़ के सामने आ रहे हैं उनको सबको काट दो। तो गिरधर, ये जो था इसको खेजड़ली हत्याकांड बोला जाता है दोस्तों, खेजड़ली। उसमें क्या हुआ वो अब देखते हैं, खेजड़ली हत्याकांड। दोस्तों ये होता है 1730 में, 1730 में होता है दोस्तों ये। और इसमें क्या होता है, अमृता देवी विश्नोई है एक, अमृता देवी विश्नोई। और दोस्तों इनकी ये हैं रामोजी की, इनके पति हैं रामोजी विश्नोई, रामोजी विश्नोई। ये दोस्तों खेजड़ी काटने से मना कर देती है, पर फिर भी गिरधर सिंह कहता है जो भी बीच में आए उनको सबको मार दो। तो इनके साथ में इनकी तीन पुत्रियां और टोटल 363 लोग इस पेड़ बचाने के उसमें बलिदान दे दिए। तो 363 लोग इसमें शहीद हो गए। दोस्तों ऐसा कांड हुआ खेजड़ी हत्याकांड। केवल एक ईंधन के लिए खेजड़ी की वृक्ष को काटा जा रहा था। उस समय अमृता देवी विश्नोई जो रामोजी विश्नोई की पत्नी है, उनकी 3 पुत्रियां और कुल इनसे शहीद 363 लोग इसमें शहीद हो गए। दोस्तों ये बात जब अभय सिंह को पता पड़ी तो अभय सिंह ने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद में हिरण और खेजड़ी के वृक्ष को काटने से, हिरण का शिकार और खेजड़ी के वृक्ष को काटने से मना कर दिया। और दोस्तों इसी गाँव में प्रतिवृक्ष पूरे संसार का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है, खेजड़ेली वृक्ष मेला। और ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है दोस्तों खेजड़ेली वृक्ष मेला। और ये एक संसार का एकमात्र वृक्ष मेला है, खेजड़ेली वृक्ष मेला। ठीक है दोस्तों, ये खेजड़ेली हत्याकांड हो गया। अब दोस्तों अभय सिंह ने आगे क्या कार्य की वो बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसके बाद में एक होता है हुडा सम्मेलन। दोस्तों हुडा सम्मेलन क्या है, हुडा सम्मेलन क्या हुआ है, क्यों हुआ, ये सब जानते हैं दोस्तों हम। हुडा सम्मेलन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार सवाई जयसिंह की सूझबूझ से, कहने का मतलब सूझबूझ चाल मान लो कुछ भी, देबारी समझौते की तरह हुडा सम्मेलन है। क्योंकि देबारी समझौते में उसको अपनी रियासत चाहिए थी और इस बार उसको मराठों से उसका पीछा छुड़ाना है। तो हुडा सम्मेलन क्यों हुआ और हुडा सम्मेलन क्या है। हुडा दोस्तों एक स्थान है भीलवाड़ा में, और ये हुडा सम्मेलन हुआ जो 1734 में हुआ। क्यों हुआ दोस्तों, सवाई जयसिंह की एक बहन मिलती है बूंदी, जो बूंदी में ब्याही गई थी। वो उसने, कहने का मतलब बूंदी में मराठों का पहली बार हस्तक्षेप हुआ, राजस्थान की एकमात्र पहली रियासत जिसमें मराठों का हस्तक्षेप हुआ। और उसके बाद में दोस्तों मराठों का प्रभाव इतना बढ़ गया राजस्थान में कि वो सबसे सरदेशमुखी और चौथ वसूलते थे, यानी कर वसूल करते थे। ये दोस्तों उनके प्रकार हैं दोस्तों, 2 प्रकार हैं, सरदेशमुखी और जो चौथ है ये। तो हुडा सम्मेलन मराठों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए, राजपूताना में मराठों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए किया गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन राजा आए, किस किस ने क्या क्या किया, तो कौन कौन उसके बाद में हुडा सम्मेलन में क्या हुआ वो जानते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम कौन कौन से राजा है। पहले दोस्तों इसकी योजना करते हैं। वो योजना करता तो आपको पता ही है, अभी सवाई जयसिंह बोला था मैंने, तो योजना करता इसके हैं सवाई जयसिंह। अब दोस्तों सवाई जयसिंह इसकी योजना करता है। अब इसमें कौन कौन से राजा है, तो इसमें पहले देखते हैं अपन जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास। तो जोधपुर से यहाँ गए हैं अभय सिंह, और अभय सिंह जाएंगे तो अपने भैया को साथ में लेके जाएंगे। और भैया कहाँ के हैं, नागौर के। तो नागौर के ले गए इनको, नागौर से ले गए इनको ये बख्त सिंह। दोस्तों बख्त सिंह को ले गए और सवाई जयसिंह साहब पहुंच ही रहे हैं। और अब आ गए वहाँ से नागौर से, तो और बीकानेर से इस समय आए जोरावर सिंह, बीकानेर के शासक है जोरावर सिंह, तो वो भी आए इसमें, जोरावर सिंह। दोस्तों जोरावर सिंह आए। अब दोस्तों इसमें एक बूंदी के जो शासक हैं वो आ रहे हैं दलेल सिंह, बूंदी से आए हैं दलेल सिंह। दोस्तों सारे परेशान हैं मराठों से, दलेल सिंह, क्योंकि मराठे पहले तो मारते हैं, उसके बाद में रेवेन्यू और लेते हैं। तो उसके बाद में और एक दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रियासत मेवाड़ में उस समय जो शासक हैं, ये हुडा सम्मेलन की जब योजना चल रही है उस समय शासक हैं वो है संग्राम सिंह सेकंड। परंतु दोस्तों जब ये होगा ना हुडा सम्मेलन, उस समय इनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके बाद में जो बनेंगे वो बनेंगे जगत सिंह, और जगत सिंह है ये सेकंड। दोस्तों जगत सिंह सेकंड इनके बनेंगे अध्यक्ष। योजनाकर्ता कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष से पहले मेवाड़ में शासक कौन है वो भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये हो गया हुडा सम्मेलन। अब हुडा सम्मेलन में यही हुआ कि हुडा नामक स्थान पे इकट्ठे होंगे, उससे पहले ही
मराठों ने आक्रमण कर दिया और हुड्डा सम्मेलन कैंसिल हो गया दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे जानते हैं इनके बारे में। इन्हीं के काल में हुआ था 1739 में भारत के लिए सबसे खतरनाक नादिर शाह का आक्रमण। ये भी इन्हीं के काल में हुआ नादिर शाह का आक्रमण। अब दोस्तों एक मैं आपको और बता देता हूँ, इनके काल में हुआ एक गगवाना का युद्ध। अब दोस्तों गगवाना का युद्ध क्या हुआ? गगवाना का युद्ध। अब इस गगवाना के युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? ये युद्ध होता है 1741 में, और होता किसके किसके मध्य है दोस्तों? ये युद्ध होगा, वो होगा सवाई जयसिंह। दोस्तों हुड्डा सम्मेलन करके आए हैं, ये सब कुछ ये वो, बट कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। राजा खुद के तो खुद लड़ेंगे ही, प्लस भक्त सिंह, और इसके सामने होता है अभय सिंह। पर युद्ध हुआ, उसके बाद में कोई समझौता नहीं निकला, तो जगत सिंह सेकंड, वही मेवाड़ वाले, उन्होंने इनके बीच में क्या करवा दी? संधि करवा दी। अब दोस्तों क्या हुआ? यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों नादिर शाह का इसके समय आक्रमण हो गया, और अभय सिंह की जो अभय सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए मारवाड़ में, वो देखते हैं दोस्तों। अभय सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए मारवाड़ में, वो निर्माण कार्य में पहला है, इन्होंने जसवंत सिंह की छतरी बनवाई। जसवंत सिंह की छतरी बनवाई है इन्होंने, वो बनवाई है मंडोर में दोस्तों। इनके उन्होंने और क्या करवाया? अजीत सिंह की छतरी बनवाई, अजीत सिंह की छतरी, और वो भी दोस्तों बनवाई है इन्होंने मंडौर में। इन्होंने दोस्तों और क्या करवाया? इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनवाई है, वो भी मंडौर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। दोस्तों साल क्या है दोस्तों? एक होती है पनोरमा। पनोरमा स्ट्रक्ट वो बनाने के लिए, कहने का मतलब पहाड़ों को काट के वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं के वो चित्र उकेरे जाते हैं पहाड़ों को, यानी चट्टान को काट के उनके चित्र उकेर दिए जाते हैं, वो साल होती। दोस्तों यही 33 करोड़ देवी देवता को जो मंदिर पहुँच लिया जाता है, वो मंदिर है दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर में, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। जबकि साल का है वो है मंडौर में दोस्तों। ये हो गया अभय सिंह तक का। और अभय सिंह की मृत्यु बता देता हूँ दोस्तों। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु है वो हो जाती है 1749 में। अब दोस्तों इनके बाद जो शासक बनता है, इनका पुत्र है, इनका पुत्र जो मिलता है वो मिलता है इनका पुत्र राम सिंह। अब दोस्तों ये शासन करेंगे 1749 से लेके दोस्तों 1752 तक। 1749 से लेके 1751 तक करेंगे दोस्तों राम सिंह, ये शासन करेंगे 51 तक। अब इनका कोई योगदान नहीं मिलता उतना। और इनके काल में क्या होता है दोस्तों? भक्त सिंह इनको आता है, भक्त सिंह इनका चाचा जी हैं, भक्त सिंह आते हैं, इनको हटाते हैं और खुद बन जाते हैं शासक। कहाँ के? जोधपुर के। पहले नागौर के शासक बने हुए हैं अपने भैया के काल में, और उसके बाद में बनते हैं जोधपुर के शासक। अब दोस्तों ये हो गया भक्त सिंह तक, राम सिंह तक, और भक्त सिंह शासक बनते हैं इनके बाद में। तो भक्त सिंह दोस्तों, भक्त सिंह शासक बनते हैं 1751 में और 1752 में। दोस्तों क्या होता है? जो जयपुर के शासक हैं सवाई जयसिंह के दो पुत्र होते हैं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। उनमें से माधो सिंह जब शासक बनता है, इनको जहर बुझे कपड़े देता है, और ये जहर बुझे कपड़े पहन लेते हैं, और 1752 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, अभय सिंह और राम सिंह और भक्त सिंह। दोस्तों इसके बाद का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यूट्यूब चैनल सुपर 7।